हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा क्लास 11th विषय भूगोल का ऑल सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक आपका सॉल्यूशन है। तो जैसा कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि हमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के भी आगे तक का भी हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, तो मैं आज उसी पर आपको वीडियो लाया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे आंसर को कवर आउट कर लिया था और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 से इसका वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपके फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख रखा है पहले से ही, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी आसानी ना हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का ना हो। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या वीडियो पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, तो हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन पर डाउट हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा बने। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आंसर तो बिल्कुल एक्यूरेट 100% करेक्ट है ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाद तंत्र को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका आंसर है, तो चूंकि फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो ब्लर या धुंधली दिखाई दे रही हो, तो आप अपने सेटिंग पर जाके वीडियो रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी जो है आपको अच्छी और बेहतर दिखाई दे। ठीक है, तो और अगर फिर भी अगर किसी टेक्निकल इशू के चलते क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो आप जो है मेरे वॉइस के थ्रू अपने पेपर को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं जो बोलते जा रहा हूँ, आप वीडियो को बैक कर करके भी अपने मेरे साउंड को सुन सकते हैं और अपने नोट को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल विसर्जन के आधार पर भारत में दो तरह की नदियां हैं। पहला, अरब सागर में मिलने वाली नदियों का तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ूंगा उसका आंसर, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं दोबारा पढ़ूं, तो आप वीडियो को बैक करके भी आप रिव्यू करके देख सकते हैं। तो मैं आगे ही पढ़ूंगा। ठीक है, आगे है, इन दोनों नदी तंत्र जल विभाजक के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। अंबाला, दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा ये अलग किए गए हैं। एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इनमें संपूर्ण भारतीय अफवाह का 77% जल प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब प्रश्न क्रमांक 17 पे चलते हैं। तो 17वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर के विशाल मैदान का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने रेड पेन से क्वेश्चन लिख रखा है और ब्लू पेन से आंसर लिख रखा है, तो मैं बोलते जाऊंगा फ्रेंड्स, आप राइट डाउन करते जाइएगा। तो इसका आंसर है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अपवादों के निक्षेपण से हुआ है। इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त विकास में बहुत सहायक है। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 17वां जो है कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 18 पर चलते हैं और प्रश्न क्रमांक 18 है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको इसका आंसर जो है दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, गंगा व यमुना के दक्षिण उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जिसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका आधार गंगा की घाटी है तथा शीर्ष सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में स्थित है। दक्कन का पठार एक लावा पठार का उदाहरण है, जो ज्वालामुखी उद्गार की अंतिम चरण से निस्तृत लावा के फैलने से बना है। पश्चिमी घाट इसकी पश्चिमी सीमा, पूर्वी घाट इसकी पूर्वी सीमा तथा सतपुरा, मैकाल रेंज व महादेव की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है।
इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 भी हमारी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 19 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूकंप क्या है? भूकंपी तरंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आंसर लिख रहा हूं, तो मैं जैसे कि जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन है, जितने नंबर का है, 2 नंबर के क्वेश्चन है या 3 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो मैं उस हिसाब से मैंने उसको आंसर का मैंने कहा जाए तो बड़ा या छोटे के तौर पर मैंने बांटा है। तो मैंने ज़्यादा लंबा भी ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि जितना नंबर का क्वेश्चन है मैंने उसी हिसाब से आंसर राइट कर रखा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पर आएंगे तो इन टॉपिक का अगर आंसर अगर आप देखने जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 पेज तो इसके आंसर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है एक साथ पेपर पे लिखने पर। तो मैंने क्वेश्चन जो वीडियो पर आंसर, वही वीडियो आपको मैंने आंसर बताया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीवर्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? भूकंपी तरंगों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न हो जाती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। भूकंपीय तरंगे पी, एस तथा एल प्रकार की होती हैं, जिनमें पी तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों के माध्यम में गमन करती हैं। वही एस तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे व एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, एवं एल को लव तरंगे भी कहते हैं। एल तरंगे पी व एस से सर्वाधिक विनाशकारी होती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों में कोई 4 अंतर लिखिए। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर अंतर जैसे कि पूछा है, तो मैंने इसको 2 फॉर्मेट में मैंने लिख रखा है। एक साइड हिमालयी नदियां हैं और दूसरी साइड है प्रायद्वीपीय नदियां। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, यह 12मासी नदियां होती हैं, जबकि यह गैर 12मासी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हिमालय नदियां का सेकंड पॉइंट है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी बेसिन अधिक उपजाऊ नहीं है। हिमालयी नदियां का तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यह घुमावदार होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ये नहीं होती हैं, यानी कि सीधी होती है। ठीक है, चौथा है, यह उत्तरी मैदान को सींचता है, और प्रायद्वीपीय जो नदियां होता है यह दक्कन के पठार को सींचता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कवर आउट होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 21 पर चलते हैं, और 21 है क्वेश्चन नंबर, अथवा कि यह है इसका, खनिजों की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप आंसर देखिएगा फ्रेंड्स। मैं आंसर चूंकि बोल रहा हूं, और आपको उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी या डाउट्स बिल्कुल ना हो। और अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपके माइंड पर इस वीडियो से संबंधित या इस प्रश्न से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि खनिजों के कण बनाकर अष्टभुजाकार या षष्ठभुजाकार भी हो सकते हैं। विदलन खनिजों में विदलन प्रकृति दिशा द्वारा निश्चित होती है। खनिज एक या अनेक दिशाओं में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। फिर है, खनिजों की अणुओं की आंतरिक व्यवस्था अत्यंत जटिल होती है, इसलिए इनमें विभाजन अनियमित होती है। प्रत्येक खनिज की अपनी एक चमक होती है, एवं खनिजों में विभिन्न रंगों की मिश्रण के कारण धारियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 21 यानी 21 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 22 पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो प्रश्न क्रमांक 22 कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चूंकि फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ पास मैंने सचित्र चित्र जो है डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जो मैंने नेट से निकाला हुआ है। आपको वैसे ही डायग्राम अपने नोटबुक में बना देनी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम दिख रहा है, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को अपने नोट पर राइट डाउन कर सकते हैं और पेपर को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपने इमेज देख लिया होगा आई थिंक। तो आंसर पर चलो बढ़ते हैं। आंसर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्कीय है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं।
इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती मंडल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य कोर तरल तथा आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होते हैं। भूपर्पटी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया था क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है। वस्तुतः यह सियाल महाद्वीपीय भूपर्पटी है के औषधि और ग्रेनाइटी परतों के लिए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 22 जो है कवर आउट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 23 पर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। तो पहला पॉइंट है कर्क रेखा, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तीसरा है सुंदरवन का डेल्टा, चौथा है गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है इंडियन मैप का नक्शा जो है बना रखा है, इंडियन मैप बना रखा है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैंने अपने पेन से जो है हैंड राइटिंग से ही मार्क करके रखा है। और सबसे पहले देख लेते हैं, पहला पॉइंट है, हमको जो इस इमेज में जो चारे पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन में, हमको इस पॉइंट को मैप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है पॉइंट कर्क रेखा। तो सबसे पहला पॉइंट जब आप देख रहे हैं कि भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने डैश 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 करके पूरी लाइन खींची हुई है। नंबर 1 आपने इधर देख सकते हैं स्क्रीन पर नंबर 1 डाला हुआ है क्योंकि यह कर्क रेखा को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2 नंबर जहां पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है वहीं पर एक सीधी लाइन खींचती है, वही जो है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तीसरा पॉइंट है सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा फ्रेंड्स यह पश्चिम बंगाल, जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के दक्षिण में स्थित होता है सुंदरवन का डेल्टा, जैसा कि आपको तीसरा नंबर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा किधर है। अगला है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी फ्रेंड्स आप देखिए मैप में, देखिए चौथा नंबर मैंने ग्रीन पेन से टिक कर रखा है कि जो गोदावरी नदी है ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। चौथा नंबर पॉइंट करके मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको सिर्फ इतना ही करना था और इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 के हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल हुई होगी, ताकि आप आगे जो है अभी भी आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर टिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो, जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो वह वीडियो आप तक जल्दी प्रोवाइड हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो विशेष रूप से जो भी हमको कमेंट किए थे, जो भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हमको प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के हमको आंसर प्रोवाइड कराइए, तो मैं उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया हूँ यह आंसर। तो वो लोग स्पेशली वीडियो देखने के बाद आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।